देश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। नेशनल हेराल्ड के मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती जब तक कि अपराध में एफआईआर दर्ज न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी की जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी चाहिए थी वो अभी तक दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट ने फिर यह भी कहा कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ा दिया। कोर्ट ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना। वहीं सोनिया और राहुल गांधी को मिली राहत के बाद हरियाणा में इसको लेकर के राजनीति गर्मा गई। हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में आज पंचकुला में बीजेपी के पंचकमल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की ओर से जमकर नारेबाजी की गई तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर अदालत ने जो फैसला सुनाया वो ये दर्शाता है कि ये सब राजनीति के प्रतिशोध से प्रेरित है। हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार को राजनीतिक प्रतिशोध छोड़कर जनहित पर काम करना चाहिए। राव नरेंद्र ने कहा कि हमारे नेता राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जो झूठा केस बनाया गया, इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि सीबीआई और ईडी का बीजेपी दुरुपयोग करती है। बीजेपी गलत कर रही है, इसको लेकर के लोगों के अंदर रोष है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि गांधी परिवार को कोर्ट से राहत और अब ईडी क्या करेगी? क्या राजनीतिक भावना के चलते ये कार्रवाई की गई है और क्या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और क्या झूठे केस में गांधी परिवार को फंसाया गया? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते। देखिए, दिल्ली की अदालत द्वारा हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ जो झूठा केस बढ़ाया गया था, ईडी और सीबीआई से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया इस फैसले में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसी के बारे में आज हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के ऊपर एक घेराव का कार्यक्रम बिल्कुल भाजपा गलत कर रही है, लोगों को इसका रोष साथ में। दिल्ली में राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है नेशनल हेराल्ड के बारे में, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी के बारे में था, वो ये दर्शाता है फैसला कि ये सारे मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध से बनाए गए और आज यहाँ पूरे देश में बीजेपी के सामने ये राजनीतिक प्रतिशोध छोड़ो, जनहित के काम करो। कांग्रेस पे कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ये बात भ्रामक प्रचार कर रही है, झूठ का प्रचार कर रही है कि वोट चोरी होगी।
भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका वोट चोरी हो सकता है क्या? आप बताइए, हो सकता है? कैसे चोरी होगा? हर व्यक्ति स्वतंत्र है वोट पाने के लिए। कैसे गुमराह कर रहे हैं। और बेचारा राहुल गांधी मार दिया इन्होंने, उसको झूठ बोल कर मुद्दा दे दिया। उसको समझ नहीं है इतनी कि भाई ये जो मुद्दा लग रहा है मेरे को दर्द भी, मेरी मट्टी पलीत तो होगी, मैं ना उठाऊं इसको। तो उसने बिठा लिया, क्या हाल तो यह कोई वोट अगर चोरी कैसे हो सकती है? हर व्यक्ति को अपना वोट पाने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है। वहां पर सीआरपीएफ होती है, वहां पर लोकल पुलिस होती है, वहां पर पूरा डिपार्टमेंट का अमला होता है। किसी वोटर के ऊपर दबाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र तरीके से वोट देता है। तो वोट कैसे चोरी हो गए? वोट चोरी कांग्रेस के समय में होते थे, शायद इनको वो सपना आ रहा होगा, अभी हमारे समय में होता था, हम शायद आरोप लगा दे भी वैसी अब हो रहा होगा। मोदी के नेतृत्व में नहीं अब ऐसा हो रहा। मोदी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम चल रहा है। इनके समय के अंदर बूथ कैप्चरिंग होता था, लाठी से डंडों से बूथ को कैप्चर कर लेते थे। आपके सामने है, डुप्लीकेट ये आई कार्ड बनवा करके वोट बनवाते थे, उसकी एफआईआर दर्ज है, बूथ कैप्चरिंग की एफआईआर दर्ज है कांग्रेस के समय में। अभी आपने सुना है कहीं अगर बूथ कैप्चरिंग किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने की होगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होगा। तो नेशनल हेराल्ड केस है क्या, ये देख लीजिए। देखिए, यंग इंडियन लिमिटेड से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के ट्रांसफर पर यह सवाल है। और 2010 में बने YIL में सोनिया और राहुल के 38% शेयर है। नेशनल हेराल्ड चलाने वाली AGL को 90.02 करोड़ कर्ज कांग्रेस ने माफ किया है। 50 लाख रुपए में AGL के सारे शेयर YIL को मिले और AGL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। अब कांग्रेस प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में ED की जो चार्जशीट थी उसको खारिज किया गया है। कोर्ट ने ED की चार्जशीट को खारिज कर दिया है और ये कहा गया है कि जब तक इस मामले में FIR नहीं होती है तब तक इस पर कोई हियरिंग नहीं हो सकती है। और इसीलिए इसको लेकर के आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस ने यह भी कहा, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके नेताओं को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और आज उसी को लेकर के आप देख रहे थे कि विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन अब इस प्रदर्शन के क्या मायने हैं और जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसके क्या मायने समझे जाएं, आज इसको इस चर्चा में भी समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामराजी शर्मा जी स्वागत है आपका। सुखबीर जी तंवर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर जी तंवर जी आपका स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत है। और राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश कुमार जी आपका भी स्वागत है। रामराजी जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। हालांकि नेशनल हेराल्ड मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने जिस तरह से इस बात को कहते हुए याचिका को खारिज किया कि जब तक इसमें FIR नहीं हम इस मामले को नहीं सुन सकते। कांग्रेस का भी ये कहना है कि एक तो उनके नैतिक जीत है और दूसरा ये वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि उनके नेताओं को जानबूझकर के एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है। और आज इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस के आरोप को? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये ED है, CBI है, चुनाव आयोग है और अन्य एजेंसियां हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, इनमें किसी भी सरकार का दखल नहीं होता। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और इसकी शिकायत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई थी और ये कोर्ट का और ED के बीच का मामला है। मैं BJP का स्पोक्स पर्सन हूं, प्रदेश प्रवक्ता, मैं भाजपा हरियाणा का हूं, मैं ED का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। और मैंने पहले भी आपको चैनल के माध्यम से पहले भी बताया है कि ये जांच एजेंसियां ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी के अधीन नहीं होती, इसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। और ये जो आपने बताया, जो कल का सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, और ये जो कोर्ट ने चार्जशीट जो खारिज की है ED की,
ये कोर्ट का ईडी के बीच का मैटर है, इसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, ये लेकिन आपका लेना देना इसलिए है रामराजी जी क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर हैं कि आप लोग पॉलिटिकल वेंडेटा निकाल रहे हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए आप इनके जो शीर्ष नेता हैं उनको परेशान कर रहे हैं। जानबूझकर इस तरीके का एक केस बनाया जिसका कोई आधार नहीं, और अब देखिए कोर्ट उसको सुनने को तैयार नहीं, और इसलिए इसको लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया कि आप जानबूझ करके छवि खराब कर रहे हैं उनके नेताओं की। तो ये तो आपके खिलाफ प्रदर्शन है ना, तो बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा इसका। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां ये जीत जाते हैं वहां तो बीजेपी ने बदले की भावना से करवाया है, जहां ये हार जाते हैं फिर कह देते हैं बीजेपी का इंटरफेयर है। अरे जुडिशियल पावर है मेरे भाई, जुडिशियल पावर कोर्ट है, न्यायपालिका है, हम सब न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। ये न्यायपालिका का मामला है, वहां किसी का इंटरफेयर नहीं होता। अगर यही यहां हार जाते इस केस में, फिर कह देते कोर्ट ने इंटरफेयर करा है, कोर्ट को मैनेज किया है। ये तो वही बात हुई, ना खाता ना भाई, कांग्रेस जो कहे वही सही। इनके बाबत ये कहावत फिट बैठती है, इनका पहले भी ऐसा रहा है। अरे मेरे भाई, आप कम से कम ये वोट चोरी का ये अभी जो कर रहे हैं ये सारा झूठा है। जहां ये ठीक है, वोट चोरी पर तो हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे रामराजी जी, लेकिन ये जो प्रश्न है ना कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, इसका एक तर्क ये भी रखती है विपक्षी पार्टियां कि भाई जितने भी कार्रवाई होती है रामराजी जी, ये जितनी भी कार्रवाई होती हैं आपके जो जिसके पर ये आरोप लगाते हैं एजेंसियां, ये सारी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर क्यों होती हैं? किसी सत्ता पक्ष के या किसी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर ये कार्रवाई क्यों नहीं करती एजेंसियां, अगर निष्पक्ष? ऐसा नहीं है, उनकी नजर में जो आता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब बराबर है उनके लिए। सत्ता पक्ष के खिलाफ भी होता क्यों नहीं है? अनेकों ऐसे उदाहरण है, मैं आपको बताऊं। ये तो सिर्फ कहने की बात है। ये इनके पास में कुछ मुद्दा नहीं है, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने नकार दिया इनको। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं या बौखला गए हैं, और तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जनता के आशीर्वाद से लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य सरदार पटेल के बाद में लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री बने। हमारी सरकार प्रदेश में, लेकिन वो यही तो कह रहा ना कि ये सारी एजेंसियों का इस्तेमाल आप गलत तरीके से करते हैं। जनता ने आपको सत्ता तो जरूर दे दी, लेकिन उसी सत्ता के जरिए ही आप जो है ये जो एजेंसियों उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और आप इससे इनकार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और तथ्यों से परे हैं। ठीक है, चलिए सुखबीर जय तंवर जी। आयुष जी, आप सभी को, समस्त हरियाणा प्रदेश को जय श्री महाकाल। मैं अभी उज्जैन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी, और जिस प्रकार से भगवान को तो मानने लग गए सुखबीर, ये तो बढ़िया हो गया। भगवान को तो मानते हो। मैं आशा करूंगा आयुष जी, आशा करूंगा। ठीक है, अब रामराजी जी भाई सुन लीजिए। ठीक है, अब जय महाकाल बोल दिया उन्होंने, अब सुनिए तो भाई। ठीक है, अरे भगवान को सब मान रहे हैं भाई, और ये लोगों का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तंवर साहब। आयुष जी, सत्यमेव जयते, विगत करीब 12 वर्षों से राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी प्रस्तुत की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ती हुई जनसंख्या और अन्य ज्वलंत विषयों पर जिस प्रकार से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है, वो इस राष्ट्र और प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। और विपक्ष को दबाने के लिए निरंतर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर जिस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र रचे गए हैं इन करीब 12 वर्ष में, वो सबके सामने है। और यंग इंडिया प्रकरण में माननीय न्यायालय का निर्णय मोदी नीति केंद्र सरकार के काले मुंह पर सच्चाई का थप्पड़ है और लोकतंत्र में उम्मीद की एक किरण है। नेशनल हेराल्ड एक विचारधारा है, व्यापार कदापि नहीं। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है, और इस विरासत को सहेजने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कटिबद्ध है। और जिस प्रकार से ये कानूनी विषय तो कभी था ही नहीं, ये तो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है जैसा आपने बताया। और भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए विगत लंबे समय से इस नेशनल हेराल्ड विषय को बीच बीच में उठा लाती है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज माननीय न्यायालय का निर्णय इस बारे में आया है, बहुत बहुत बड़ा विषय है। ये कह रहे हैं कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, निश्चित तौर पर स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता को भंग करने वाले कौन है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, अपितु राष्ट्र की आजादी से जुड़ी एक विचारधारा है। राष्ट्र में 2 विचारधाराएं, एक महात्मा गांधी जी की विचारधारा और दूसरी नाथूराम गोडसे की विचारधारा, जिन्होंने महात्मा गांधी को
गोली मार के हत्या कर दी थी। इसके अलावा जिस प्रकार का आज गांधी जी की विचारधारा का इस देश में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन तंवर और साहब, ऐसे लोग- कोर्ट ने टिप्पणी की जब कांग्रेस की सरकार थी। आप कह रहे हैं कि एजेंसियों का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी तो आपके खिलाफ थी कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। उस समय आपकी सरकार थी और ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी। अब आप बताइए कि कौन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करता है, आप या ये? देखिए, जिस प्रकार से वो टिप्पणी उस समय आई, निश्चित तौर पे हम इस बात का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊपर नहीं है। लेकिन इस मामले में भी जो वर्तमान का निर्णय है उसके संदर्भ में बात कहना बड़ा जरूरी है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम ये उस संगठन की देन और विचारधारा है जिन्होंने आजादी के दीवानों की मुखबरी करी, अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त की, स्वतंत्रता का विरोध किया और तिरंगे नहीं, का ठीक है, विरोध लेकिन किया। आज नेशनल 52 हेराल्ड के साल मामले में तक चर्चा लगा। करेंगे, ठीक है ना? ये मैं बात कह ठीक रहा है। हूं अब आप उन नेशनल पर हेराल्ड- राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, करते रहिएगा, इससे नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो आरोप जाएंगे। नहीं फिर वो भी अभी आरोप नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें कर रहे थे। मैं मैं कह केवल रहा ये हूं- इतना जानना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए ना, कोर्ट ने केवल ये कहा कि भाई क्योंकि इस पर अभी कोई एफआईआर नहीं, इसलिए हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर होने के बाद कोर्ट अगर इसको ना सुने तो आप कहिए कि आपकी ये जीत है। अब ये एफआईआर नहीं है इसलिए हम उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, ये कहा है। तो एक विंडो खुली हुई है अभी, ऐसा नहीं है कि इसको सिरे से आप नकार दीजिए। और इसके पहले तो एंटरटेन कोर्ट कर ही रहा था इस पूरे मामले को इतने दिनों से। आयुष, आपको भली बात ही अवगत है, मेरा पुलिस का अपना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जब इनको क्या विधि का ज्ञान नहीं है? सारा ऊपर से नीचे तक कितने बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ इनके पास हैं, उनको नहीं पता था कि ये मामला बनता है कि नहीं बनता है, निश्चित तौर पे विफलता है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो विरोध के विपक्ष का राजनीतिक दल है या राजनीतिक नेता है, उनको परेशान करने का आधार आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बना हुआ है और ये प्रकरण उस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, पंजेटा जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? हालांकि पॉलिटिकली हम लोग देख रहे हैं, बहुत चर्चा इस पर हुई, लेकिन अब कल कोर्ट ने जो बात कही, कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही कि तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए आयुष जी, आपको इसमें भाजपा की और जो कांग्रेस की है, दोनों की साठगांठ के जो बारे में है वो जनता को उससे मैं अवगत कराना चाहूंगा। ये कोई पहला दफा नहीं है जो कांग्रेस भाजपा जो है पहले भी एक बारी क्लीन चिट दे चुकी है। आपको याद होगा जो वो जो वाड्रा जी को देने का काम किया था इन्होंने, कमेटी भी गठित की थी, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन की और उसके अंदर एक आईजी लेवल की पुलिस ऑफिसर थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर की गई थी और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है और न्यूज़पेपर की आर्काइव्स में मिल जाएगा आपको। इस तरह इन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया था। और अब भी बिल्कुल तंवर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे लूप होल्स है, जो टेक्निकलिटी है, वैसे तो केस निराधार है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। केस की मेरिट के ऊपर फैसला नहीं हुआ है। जो स्पेशल जज हैं पीसी एक्ट के, विशाल गोग ने, उन्होंने ये कहा है कि ईडी ने जो कंप्लेंट फाइल करी है वो एक प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर आधारित है और वो इसी वजह से मेंटेनेबल नहीं है। जब मेंटेनेबल नहीं है, एक प्राइवेट कंप्लेंट है और उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं है, तो पहली बात तो ये बोल देना कि बेसलेस है, ये बिल्कुल गलत होगा। इस केस के मेरिट के ऊपर फैसला नहीं हुआ है, टेक्निकल इशू है, टेक्निकलिटी के ऊपर हुआ है। दूसरा, ईडी के बारे में चलो, चाहे ईडी सीबीआई का कन्विक्शन रेट आपको भी पता है कितना बहुत कम है, ईडी का तो बिल्कुल ही 2% के आसपास है। लेकिन हाँ, ये जो आपने एक बात उठाई कि कांग्रेस ने अपने समय में भरपूर मिसयूज किया है इन एजेंसीज का, ईडी सीबीआई का। चलो ईडी का तो तब उस तरह, सीबीआई का बहुत इनकम टैक्स था, अपने विरोधियों के लिए पूरा सीबीआई का भरपूर मिसयूज किया है। और किस तरह एक केस के अंदर, चलते केस के अंदर किस तरह एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री उसमें अक्यूज बनाया गया, को अक्यूज बनाया गया ओम प्रकाश चौटाला जी को 120B के तहत। तो ये तो सब भली भांति जानते हैं कि अपने समय में इन्होंने क्या कुकर्म कर रखे हैं और तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ये सीबीआई जो है ये तोता है सरकार का।
तो यहाँ ये बात करनी, और पहले भी क्या बिल्कुल पता था इनको, क्यों एफआईआर क्यों नहीं इन्होंने करी, क्यों एक प्राइवेट कंप्लेंट को लेके रखा। केस की मेरिट के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, केस की मेरिट भी है मेरे पास, उसको नहीं मैं टच करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है उसमें लूप होल्स नहीं है, बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी डिटेल में उसमें कई बार बता चुके हैं। तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस जो ये कह रही है कि हम बेदाग हैं, जिसके समय में इतने घोटाले हुए, इतने ज्यादा घोटाले की पूछो मत, लेकिन अपने आप को भाजपा जो है ये खुद कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड तरीके से निचले खाने या पीठ पीछे जो है ऊपर दिखाते जरूर है एक दूसरे के खिलाफ बोलना, लेकिन ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी बड़े बड़े अगर गंभीर आरोप भाजपा लगाती है, उसके बावजूद इनमें तो किसी जो बड़े नेता इनमें से किसी को जेल तो होती नहीं। ये अंदर की क्या सेटिंग है, और ना कल को ये अगर आगे तो भाजपा वालों को होगी। ये तो अंदर की सारी गेम खेलते हैं, अंदर की सारी सेटिंग है। तो ये कोई पहले दफा नहीं हुआ है, मैंने आपको दूसरा वाक्य बताया है। ये एक बार पहले क्लीन चिट दे चुके हैं खट्टर जी जब सीएम होते थे। तो ये तो दूसरी बार इन्होंने खुद ये इनको दिया है, और हो सकता है कि ये जो इतने स्टेट्स हारी हैं एक के बाद एक कांग्रेस, उसको हार का तोहफा दिया हो। ये भी हो सकता है कि चलो आप ये हारिए स्टेट्स और हमारी वहाँ मदद कीजिए, जैसे हरियाणा में किया है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाने में तीसरी बारी भाजपा की सरकार, तो हो सकता है ये उसका इनाम मिला हो। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। हालांकि अब इसको किस तरह से देखें ये समझने की थोड़ी सी जरूरत होगी। राकेश जी, इस मामले को तो बहुत लंबे समय से आप भी देख रहे होंगे, और जैसा कि अभी पंजेटा जी ने भी कहा भी कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरफ से की याचिका थी, और अब कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसमें एफआईआर है नहीं, इसलिए हम इस पर हियरिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ इसको लेकर के अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाना कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा निकाल रहे हैं, आपने गलत इस्तेमाल किया एजेंसीज का, और फिर विरोध करने लगना। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे प्रकरण को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कंप्लेंट की, और उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेकर ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने कहा कि इस पे जांच की जाए, और आज जिस तरीके से उस जांच की रिपोर्ट फाइल की गई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने उस चार्जशीट को सुनने से जो मना किया, उसका जो रीजन है वो कोर्ट ने ये कहा इस पे कोई एफआईआर नहीं, इसलिए इसको अभी सुना नहीं जा सकता। अगर आप कोर्ट के प्रोसीजर को देखेंगे तो कोई भी चार्जशीट अगर फाइल होने के लिए उसमें एफआईआर का होना बिल्कुल जरूरी है। जब तक एफआईआर नहीं होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट, या कोई भी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, वो इन्वेस्टिगेट किस बेस पे करेगी। लेकिन जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर इस कंप्लेंट पे चार्जशीट फाइल की गई है, और जब जज साहब ने उसको चार्जशीट को सुनने से मना किया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इसको ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए भी जाएंगे। तो दो बातें, पहली तो ये कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को चैलेंज करेगा, जिसको विपक्ष में बैठी कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित कहेगी। दूसरा, तो जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है वो एक प्रोसीजर का पार्ट है। जब तक एफआईआर नहीं होगी तो किसी एफआईआर या कोई डिपार्टमेंट कंप्लेंट्स केस बनाता है, कंप्लेंट केस नहीं होगा तो उसमें सुनवाई या चार्जशीट पे आगे कॉग्निजेंस लेके। लेकिन राकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, सारे जो जानकार लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना बड़ा मामला चल रहा है तो इसकी ये टेक्निकलिटीज किसी को पता नहीं होंगी कि कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं, तो कोर्ट अब इसको लेकर के क्या आगे कहने वाला है। उसके बावजूद भी इस पर कोई एफआईआर का न दर्ज होना, ये कैसे इसको हम लोग देखें? क्या वाकई में इसके पीछे कुछ और चीजें आपको नजर आती हैं जिस और पंजेटा जी इशारा कर रहे थे? इसमें ये टेक्निकलिटीज अब इसलिए आई हैं क्योंकि हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इसमें चार्जशीट फाइल हुई थी, बट जब इसमें नीचे की कोर्ट ने कहा कि अभी हम नहीं सुनेंगे, तो अब इसमें जो भी डिपार्टमेंट है वो अपनी कानूनी सलाह लेने के बाद इसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, और नंबर तीन, हमेशा से कांग्रेस पार्टी ये कहती आ रही है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इन सभी का दुरुपयोग कहीं ना कहीं सरकार, विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और कांग्रेस के टाइम पे भी सीबीआई का दुरुपयोग करने का इल्जाम कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा भी कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी के समय में सीबीआई का दुरुपयोग हुआ। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि जो इसमें शायद एक एफआईआर भी हुई, उस एफआईआर के अंदर इस चार्जशीट को अटैच किया जाएगा,
या हाईकोर्ट अगर डिपार्टमेंट जाता है तो हाईकोर्ट क्या इस चार्जशीट को ही आगे प्रोसीजर करने की डायरेक्शन देता है या एक एफआईआर को ऐड करने की डायरेक्शन देता है? ये कानूनी मामला है, इसमें डिपार्टमेंट के कानूनी जानकार भी एक बार सलाह देंगे। लेकिन इतना सही है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में कहीं ना कहीं आज के समय में, जब न्यायालय ने इस प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए रोक लगाई है अभी के लिए, तो कांग्रेस के हाथ में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा आ गया है। और विपक्ष का ये हमेशा काम होता है कि कोई ना कोई मुद्दा हो तो उसको जनता के बीच लेके जाया जाए। रामराजी जी, भाई ये जो भी कुछ आप लोग कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आप लोग एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और इस वजह से ही आप उनके नेताओं को बार बार परेशान करते हैं, और इसलिए वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जनता तक ये जाए संदेश कि कैसे आप परेशान करते हैं विपक्ष के लोगों को इन एजेंसीज के जरिए। देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जनता ने इनको नकार दिया। इनके पास और तो कोई है नहीं मुद्दा। क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे? ये मुद्दा ढूंढते रहते हैं। जिस तरह से जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी दूसरी बार हमारे सीएम बने, तो ये तो और तो कोई इनके पास में बहाना होता नहीं। अब ये टेक्निकल इशू है ये, और ईडी का और माननीय उच्च न्यायालय के बीच का मैटर है, माननीय न्यायालय का। ये तो उनके बीच का मैटर है, ये तो वो बताएं, या तो ईडी से पूछें। हम ईडी के स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, हम तो भाजपा के हैं। और ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारी सरकार का किसी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं होता। इनके टाइम में होता था। इनके टाइम में विरोधियों के सीबीआई के छापे लगवाते थे, जैसे इन लोगों के प्रवक्ता ने बताया अभी आपके सामने। नहीं, लेकिन एजेंसी उतनी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही जितना कांग्रेस के समय में करती थी। भाई, जो आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं वही आरोप तो कांग्रेस आज आप पर लगा रही है। भाई, एजेंसी उतना ही न्यूट्रल होकर के काम कर रही है जितना कांग्रेस के समय में करती थी। बताइए इसका क्या जवाब है? अगर आप अभी भी इस चर्चा में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में इन्होंने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, तो फिर कांग्रेस के इस तर्क में कैसे दम नहीं है कि आप लोग भी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इनके टाइम में होता था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने और कोई बात कही थी, मैं उसकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि की बात कही थी, इन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कही थी। इनसे पूछना है इनके टाइम में कितने हॉस्पिटल होते थे, कितने पीजीआई थी, अब कितने हो गए, और इन्होंने क्या चिकित्सा पे, क्या स्वास्थ्य पे इन्होंने काम किया। और दूसरा, जनसंख्या वृद्धि पे इन्होंने एक काम तो जरूर किया था, इन्होंने हिंदू भाइयों का पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया था, मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। जनसंख्या वृद्धि तो इनका टाइम में हुई थी। ये भारत का को इस्लामीकरण करना चाह रहे थे। ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना रामराजी जी? इसका नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना? मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। अरे, नेशनल हेराल्ड के इस मामले से इसका क्या लेना देना? और आप लोग तो बार बार इस मुद्दे को लेकर के कहते ही थे ना कि भाई बेल पर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो जब आप इस चीज का माइलेज लेते थे कि भाई आपका शीर्ष नेतृत्व बेल पर है, आज कोर्ट ने जब उसको सुनने से इनकार कर दिया तो वो ये कहेंगे ही कि भाई आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनके नेताओं को फंसा रहे थे आप। देखो, ये तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने कभी कहा नहीं इस बात को, राजनीतिक मंचों से कहा आप लोगों ने, आपके नेता इस बात को लेकर के बार बार बयान देते हैं। जनता सुनना नहीं चाह रही इनकी बातों को। जनता कभी ये देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। वो कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। हम कहते हैं आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? भाई, आपको क्या अधिकार है प्रदेश की जनता को श्राप देने का? हम तो भगवान मानते हैं जनता को। अगर आपने श्राप देना है आप उनको दीजिए जिनको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। ठीक है, अच्छा रामराजी जी, ठीक है, नहीं ये आप कई बार बता चुके कि आपको जनता ने जिता दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो मामले चल रहे हैं उससे लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये भी कहा गया, पंजेटा जी भी ये कह रहे हैं कि भाई ये आपका और कांग्रेस पार्टी का ये एक तरीके का साठगांठ है, ये मैच फिक्स है दोनों लोगों के बीच में। इतने मामले चल रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप लोग उसको हवा देते रहते हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है, और दोनों लोग इससे पॉलिटिकल जो माइलेज है वो स्कोर करते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। देखो, ये माननीय कोर्ट का मामला है, कोर्ट का ईडी के बीच का मामला है, इसमें हमारा बोलना ठीक नहीं। हम तो इतना कहेंगे हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, पारदर्शिता के आधार पर सारे काम होते हैं। जिस तरह से हरियाणा में बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है,
हमारे जिस तरह से सड़कें बनी हैं, रोडों का जाल बिछ गया चारों तरफ से। ठीक है, आप नेशनल हेराल्ड के अलावा सारे विषय पर आप बोलेंगे, ठीक है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करने बैठा नहीं, तंवर साहब, ठीक है, रामराज जी, ठीक है। अरे आपने सड़कों का जाल बिछाया, आपने बड़ा विकास किया, इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तंवर साहब, ये मैच फिक्स है क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच? इतना जरूर है, कांग्रेस में बदलाव आ गया। ये भगवान के विरोधी थे, इन्होंने जिस तरह से ठीक है। अरे रामराजी जी भाई, जो विषय होता है उस विषय पर थोड़ा सा बात करिए ना। ये इधर उधर क्यों जा रहे हैं? अरे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप कभी राम में, कभी महाकाल में, कभी सड़कों पर, कभी विकास पर, कभी नरेंद्र मोदी पर, इन सब पर चले जा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड पर नहीं आ पा रहे हैं बार बार। एक मिनट तंवर साहब। देखिए आयुष जी, जो ये नेशनल हेराल्ड का विषय है, इसमें जब एक भी पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला और संपत्ति का हस्तांतरण किसी को नहीं हुआ, फिर इस मामले में मेरी जो थोड़ी बहुत कानून की समझ है, पीएमएलए का दूर से दूर कोई सरोकार नहीं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसका इस पूरे प्रकरण से कोई दूर से दूर मतलब नहीं है, इसीलिए इसमें आज तक एफआईआर नहीं हुई, मेरा अपना जो अल्प ज्ञान है। और इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे थे, राकेश जी भी बात कर रहे थे, रामराज भी बात कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके अलावा जो नेशनल हेराल्ड है, इसके अलावा माननीय मोदी जी के खिलाफ क्या क्या बोला है, कोई जांच करवाई है क्या? उन्होंने तो ये भी कहा कि तो लड़कियों को छेड़ता है, करवाओ जांच अगर आप में हिम्मत है तो। कितनी उनके आपकी पार्टी के नेता हैं, कितनी बारी किस किस तरह से सारी बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल बयान देना अलग बात है और उस विषय को कोर्ट में लेकर चले जाना ये अलग बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई बयान दिया, नेशनल हेराल्ड के मामले को तंवर साहब उन्होंने उठाया और उसके बाद उसको लेकर के वो कोर्ट तक गए। ये ठीक है कि उनकी अपनी खुद व्यक्तिगत एक निजी पिटीशन थी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो उन्होंने बयान देकर के छोड़ दिया। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक लेकर के गए वो, और चूंकि उसमें कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इस पे हियरिंग नहीं करेंगे, क्लीन चिट नहीं दे दी कि मामला हम डिसमिस कर देते हैं। मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा हूं जो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो दिशा भ्रमित है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में वो अब आज के दिन है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं और उनको लड़की छेड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास मोदी जी की सक्सिटी है, उन पे भी जांच करा लेनी चाहिए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच होनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उनकी जांच कौन करेगा? वो बीजेपी देखेगी भाई, वो तो बीजेपी देखेगी ना कि उसको इससे कोई उससे उस पर उनके ऊपर इसका कोई असर हो रहा है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अब उन्होंने कोई नेशनल हेराल्ड के मामले को मीडिया में आकर के उठाया और कोई आरोप लगाया और वो बैठ गए, वो कोर्ट तक लेकर के गए इस मामले को। तो इसलिए ये दूसरा प्रकरण है, क्योंकि उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया ले जाकर। अब सुनिए, मैंने जो विषय था बताया, इसके अलावा जिस प्रकार से 100 लोगों से ज्यादा की लंबी लिस्ट है जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें लपेट के और साफ सूफ करके किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। असम में वो जितना बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा किस प्रकार के आरोप थे, कुछ हुआ। और एक वो चक्की पीसिंग का बताया गया था महाराष्ट्र में और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब सामने की बात है भाई, ज्यादा ये देश समझदार है, सारी चीजें देखी जा रही है किस प्रकार का उपयोग हो रहा है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, रामराज ने आज इस चर्चा में एक भी नहीं तो तंवर साहब सारे कांग्रेस के नेता ही क्यों डर जाते हैं? यही तो समझने वाली बात है। नहीं, कोई नहीं डर रहा है। कैसे डर जाते हैं सारे कांग्रेस नेता? हम मुकाबला करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे डर गए? अगर आप उनको कांग्रेस का नेता ओन करते हैं तो वो कैसे डर गए? ईडी सीबीआई का डर उनके अंदर क्यों आया? इसका मतलब कुछ गलत किया होगा कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने। और जब तक कांग्रेस के अंदर रह करके गलत करके और ये ईडी सीबीआई का डर दिखा करके अपनी तरफ कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कमजोर लोग डरेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल जी की अगुवाई में मजबूती के साथ इन सभी विषयों का मुकाबला कर रही है, निश्चित तौर पे देश में इनको आईना दिखाएंगे और सच्चाई को बाहर लाएंगे और धरातल पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैच फिक्स है क्या कुछ कांग्रेस और बीजेपी? नहीं, सवाल ही नहीं है, काय का मैच फिक्स, बेकार की बात करते हैं। पंजेटा जी, तर्क है? ठीक है कोई तर्क इनके पास? ठीक है, पंजेटा जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं केस की मेरिट पे नहीं जाऊंगा और बहुत जल्दी सुखबीर तंवर जी ने क्लीन चिट दे दी और निश्चित तौर पर इस केस के अंदर अगर ये कई बातें ऐसी हैं और मैं थोड़ा खुद बचना चाहता हूं कि मैं उस केस को यहाँ उसके लूप होल्स को ना डिस्कस करूं,
और बिल्कुल निश्चित तौर पे कन्विक्शन हो सकती है और केस में दम है, और मुझे भी पता है क्या क्या लूप होल्स हैं उसके अंदर। मैं एक दो बारी पहले उस पर चर्चा कर चुका हूँ। फिर बाद में इनके नेताओं का ही किसी ना किसी का आ जाता है, सीनियर नेताओं का भी, जब मैटर सब जुडिस है तो उसकी सारी डिटेल्स कैसे पब्लिक में आ गई। मेरे पास तो है, उस पूरे केस की फाइल भी है मेरे पास। तो चलिए वो बात छोड़िए, क्योंकि अब तो ये तो भाजपा ने देखना है कि, और इस सरेआम जो बात कह रहे हैं कि देखो ये ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए लोकतंत्र लोकतंत्र ये खेलते रहेंगे ना। ये हम कल भी डिबेट कर रहे थे ना, तो इस प्रोसेस का ये जो तरीका है ईवीएम के लिए, ना तो ये कोई रिजाइन करते हैं, ना इसका बहिष्कार करते हैं, इसी से इलेक्शन भी लड़ते हैं, फिर वोट चोरी भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केस बेसलेस है। मैं ये बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ जरूर कहूंगा, केस बेसलेस नहीं है। अगर मेरिट के ऊपर इस केस को ये चलता है तो निश्चित तौर पर कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगतने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये कोई पहला वाकया नहीं है। पहले भी जो है वाड्रा जी को क्लीन चिट हरियाणा की सरकार दे चुकी है, और ये अब दूसरी दफा हो गया है। ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये जो है ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो खुद, आप बताइए कितने मुकदमे हैं, वो खुद वो है। और एक दिन मुझे लगता है सेम परिणाम हम एक दिन डिबेट कर रहे होंगे कि उनके खिलाफ भी सारे मुकदमे बेसलेस हो जाएंगे एक दिन। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तो सब फ्रेंडली मैच चल रहा है, एक दूसरे को लोकतंत्र खेल रहे हैं और जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, लेकिन पंजेटा जी, ये बात तंवर साहब तो कह रहे हैं सब बेसलेस बात है भाई। कह रहे हैं उनके नेताओं के खिलाफ केस तो ऑलरेडी है ना भाई, परेशान तो उनको कर ही रहे हैं। ईडी ने पूछताछ भी किया, भूपेंद्र हुड्डा से भी हुई पूछताछ। तो ये कहना कि वो दोनों फिक्स हैं या मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये कैसे? आप बताइए फिर, क्या आप मुझे बताइए कि कितने दिन, कितना और कितना वक्त लगेगा हुड्डा साहब जी को जेल के सलाखों के पीछे जाने में, और कितना समय लगेगा, मुझे ये तो बताइए। क्या उनके दुनिया से जाने के बाद उनका फैसला होएगा क्या उनके केसेस का, या उनके जीते जी होएगा? ये तो भाजपा बताएगी। और क्लीन चिट देनी होगी तो देगी, भाजपा के हाथ में है तो सारा कुछ। जो सत्ता में बैठा है, माइट इज राइट। अब अगर इतने बड़े केस को सिर्फ एक लकूना आ गया बीच के अंदर, वो भी टेक्निकल, और वो तो उनको क्या, तो सुखबीर तंवर जी ने स्वयं बोला है, मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया। जो मैं बात बोलना चाहता था कि इतनी बड़ी इनके पास फौज है, वकीलों की फौज है, इनके कानून के जानकार हैं, क्या उनको इतनी सी बात नहीं पता कि इस केस के, इसी बात के ऊपर जो है आपका केस मेंटेनेबल नहीं होगा? तो ये तो सारी बातें अंदर की फिक्स है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। और बहुत से लोग, क्या बहुत से कांग्रेस में जो पहले थे, जो भाजपा में आ गए, वो भी इस बात को जानते हैं। मैं अकेला नहीं है, बहुत सीनियर नेता है, सारे इस बात को जानते हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता किसी का नाम लेकर, वो सारी मीडिया में बातें पहले आ चुकी। राकेश जी, क्या सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के भी कहीं कुछ एंगल इसमें आपको दिखता है? क्योंकि कुछ चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि बड़ा शार्पली, बड़ा स्मार्टली उनको साइडलाइन करने की कुछ एक कोशिश इस केस के जरिए भी है कि ठीक है, अब एफआईआर होगी, ईडी और एजेंसीज इसको अपने हाथों में पूरी तरह से ले लें और उसके बाद एक नए सिरे से इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो जो दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी जो स्टेटमेंट आजकल कोट कर रहे हैं, या जो उनका रिलेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्या इसको थोड़ा उसके साथ भी जोड़कर देखेंगे राजनीतिक तौर पर? देखिए, ऐसा है कि अगर आज कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है कि इसमें एफआईआर नहीं है, इसलिए इस केस की जो चार्जशीट है उस पर आगे की कार्रवाई या आगे के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाके इस ऑर्डर को चैलेंज करता है और हाई कोर्ट एफआईआर करने की डायरेक्शंस को दे देता है, तो दोबारा से कहीं ना कहीं इस केस के अंदर जो कंप्लेंटेंट थे मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो एफआईआर के अंदर भी कंप्लेंटेंट बन जाएंगे। और उसके बाद दोबारा से कहीं ना कहीं जितनी सुर्खियां और जितने राजनीतिक पार्टियों ने इस केस के बारे में अपना वक्तव्य दिया, वो दोबारा से सभी बातें जिंदा हो जाएंगी और दोबारा से एक बहुत बड़ा एक इशू और एक डिबेट का मुद्दा बन जाएगा। तो इसलिए अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि मैटर अभी सब जुडिस है, डिपार्टमेंट कोर्ट को कहां रीच करता है, नहीं करता है। और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार बीजेपी के ऊपर, जो बड़े नेताओं के ऊपर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उनके ऊपर जिस तरीके की वक्तव्य को लेकर चर्चा में हैं,
आज ये चार्जशीट को एक्सेप्ट ना करना, और अगर हाईकोर्ट एफआईआर की डायरेक्शंस देता है तो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ आ जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी जी की कंप्लेंट पर, तो वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना आज की डेट में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पे, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनके ऊपर जो आरोप लगता था कि वो बेल पर बाहर हैं, तो आज इस चार्जशीट पर आगे के प्रोसीजर को जिस तरीके से कोर्ट ने अभी सुनने के लिए मना कर दिया, तो इनको राजनीतिक तौर पर, पार्टी के तौर पर सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को बहुत बड़ा एक फायदा मिला है। और ये लोगों के बीच, नहीं, लेकिन राकेश जी ठीक है, लेकिन जब भी इस तरह से हम लोग देखते हैं कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, अब जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी या फिर इस तरह के और भी बड़ी नेताओं पर जब इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है, तो उस केस से इतर ये कहना कि ये एजेंसीज का गलत इस्तेमाल है या पॉलिटिकल वेंडेटा है इसलिए इस तरह से किया जा रहा है, इसको कैसे देखें? मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई होती है, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि डिपार्टमेंट का, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो वो भी कांग्रेस पे, जब कांग्रेस सत्ता में थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी भी ये आरोप लगाती थी। तो आज कांग्रेस विपक्ष में है तो ये आरोप तो लगाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज का काम है काम करना, और डिपार्टमेंट का काम है काम करना, कोर्ट का काम है न्यायपालिका के कामों को देखना, तो ये एक प्रोसीजर है। और बाकी नहीं, लेकिन राकेश जी क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ये लगता है कि एजेंसीज दबाव में काम करते हैं या एजेंसी वही करती है जो जिसकी सत्ता है उस हिसाब से या उसके फेवर में वो चीजें जाएं? देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिसकी सत्ता होती है, कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करके जांच बिठवाई जा सकती है। बाद में उस जांच में चाहे वो फ्री हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि जब तक कांग्रेस में थे उनके खिलाफ जांच हुई, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी एजेंसियों ने कार्रवाई की, और बाद में वो कहीं ना कहीं वही नेता जो बीजेपी जिन पे आरोप लगाती थी वो बीजेपी में चले गए, उनको क्लीन चिट मिली। तो यानी कि केवल आरोप लगना और किसी भी ईडी या सीबीआई के लिए उनपे जांच के दायरे में आना, ये बात का प्रमाण नहीं है कि वो आरोपी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आरोप लगते टाइम किसी और पार्टी में थे और क्लीन चिट मिल गई है उन्हें, अब वो बीजेपी में है। रामराजी जी, ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल जाते हैं? जिन पर आरोप लगाते हैं वो अपनी पार्टी में शामिल करते ही वो फिर एकदम से सारे आरोप उनके खारिज हो जाते हैं, फिर तो वो एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। ये आरोप है विपक्ष का। देखो, मैंने पहले भी ये बात बताई है, हमारी पार्टी कोई बदले की भावना से काम नहीं करती, और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, ये निष्पक्ष होती हैं, ये किसी सरकार के अधीन काम नहीं करती। और जहां तक हमारी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पारदर्शिता के आधार पर काम हो रहे हैं और ऑन मेरिट सारे काम होते हैं। तो ये इनके आरोप हैं, ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये कैसे झूठा बेबुनियाद होगा भाई? जिन नेताओं के ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे कि भाई ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये करप्शन में डूबे हुए हैं, आपकी पार्टी में आते ही वो सारे एकदम से सब साफ हो जाता है, तो ये तो उनके बात जायज है कि कौन सी वॉशिंग मशीन इसमें धुल जाता है ये सब? फिर क्यों ना कहें कि सब आप लोग राजनीतिक अपना जो प्रतिशोध है उसको निकालने के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा आप लोग निकालने के लिए इस तरह से जो नेता है उनको परेशान करते हैं। जो आगे आपकी पार्टी में वो ठीक, जो नहीं आया उसको परेशान करिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जुडिशियल का मामला है, उनके कोर्ट में विचाराधीन है और वो जीत जाते हैं या नहीं जीतते हैं, ये तो कोर्ट का मामला है। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लिया है, उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और हमारा विकसित राष्ट्र बनाइए, लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कांग्रेस प्रदर्शन करके ये बता रही है बार बार कि आप लोग पॉलिटिकल वेंडेटा निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि अब कांग्रेस का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो कहाँ जाके थमेगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो बात कांग्रेस कह रही है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको किस नजरिए से देखा जाए और उससे आगे आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना उससे भी महत्वपूर्ण होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।